नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठों के इतिहास के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मराठों के इतिहास के बारे में जाने तो मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ वो अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था। इसका मतलब सीधा सा यह है कि उस समय परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से मराठा शक्ति का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ, मतलब उत्थान हुआ उसका। तो अब क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित जो दक्कन का पठार है उसको एक तो संप्रति पठार के नाम से जाना जाता है। और जब ये पठारी प्रदेश है, हमेशा याद रखें कि जहां पर भी पठारी प्रदेश है वहां के जो निवासी होते हैं वो अन्य जो क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना में अधिक मेहनती होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं। तो ये जब पठारी प्रदेश है तो यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो भी क्या है, परिश्रमी है, साहसी है। इनका कद कैसा है, छोटा है, मजबूत शरीर है और गुरिल्ला युद्ध में ये क्या है, कुशल है। यहाँ पे अपने जो संप्रति जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ के निवासी कैसे हैं, गुरिल्ला युद्ध में कुशल है। क्या होता है गुरिल्ला युद्ध? गुरिल्ला युद्ध उसको बोलते हैं जो छापामार युद्ध पद्धति जिसको अपन बोलते हैं। और छापामार युद्ध पद्धति में क्या है कि व्यक्ति सामने से युद्ध नहीं करके छुपकर युद्ध करता है और उस पे आक्रमण करने के बाद में वापस जाके छुप जाता है। इस तरीके की प्रणाली होती है। तो ये जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश के जो लोग हैं यहाँ के, ये बिल्कुल इसमें गुरिल्ला युद्ध में क्या थे, कुशल थे। और इसके अलावा अन्य बात करें तो 15वीं और जो 16वीं शताब्दी हुई उस समय क्या हुआ, एक तो धर्म सुधार आंदोलन चले और भक्ति आंदोलन। इन दोनों से क्या हुआ, सामाजिक एकता बनी। समाज में जो जात पात में बटा हुआ था उस समाज में क्या बन गई, एकता बन गई। और भक्ति आंदोलन के नेतृत्व की बात करें कि किस किसने नेतृत्व किया तो तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित, ये जो संत है इन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया और समाज में फैली हुई जात पात, ऊंच नीच और कर्म कांड जितने भी हैं इनको समाप्त करने का प्रयास किया, जिससे कि समाज में एकता बनती जाए। अब जो समाज में जो एकता बनी, इसी का फायदा किसको मिला, छत्रपति शिवाजी को। कैसे कि छत्रपति शिवाजी ने जब सामाजिक एकता स्थापित हुई तो इन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थापना करने में बहुत बड़ा सहयोग मिला। और इसमें मराठों के जो उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोग है वो किनका है, छत्रपति शिवाजी और वीर तानाजी मालुसरे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में, इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 20 अप्रैल 1627। कब हुआ, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में बात करें कहां पे, तो शिवनेर का जो दुर्ग है यहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे कौन, शाहजी भोसले, ये बीजापुर के सामंत थे। मतलब बीजापुर जो शासन था उसका क्या था, एक सामंत थे शाहजी भोसले। शाहजी भोसले की जो पहली शादी हुई और इनकी पत्नी का क्या नाम था, जीजाबाई। और इन्हीं से पुत्र जो प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा शिवाजी। मतलब सीधा सा अपन कह सकते हैं कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि शाहजी भोसले ने अपनी दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी में जो इनकी पत्नी बनी उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। और अपने यहाँ पे धार्मिक परंपरा भी है कि अपने यहाँ पे एक ही शादी वैलिड मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शाहजी भोसले जब दूसरी शादी करते हैं तो जीजाबाई जो इनकी पहली पत्नी है वो क्या होती है, नाराज हो जाती है और अपने पति शाहजी भोसले से अलग रहने लग जाती है और वहीं पर अपने जो पुत्र है शिवाजी इनका पालन पोषण करती है। तो इनके पालन पोषण में स्थानीय संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव जो इनको सेना और शासन की शिक्षा देते हैं कि शासन कैसे चला जाए, सेना का नेतृत्व कैसे किया जाए। और जो जीजाबाई के जो गुरु हैं समर्थ स्वामी रामदास, ये इनको धार्मिक शिक्षा देते हैं, समाज में कैसे जात पात ऊंच नीच को मिटाकर सामाजिक एकता स्थापित की जाती है इसकी शिक्षा देते हैं। तो इस तरीके से इनका पालन पोषण होता है इनका अपने शिवाजी का। अब शिवाजी के अन्य कार्यों की यदि हम बात करें तो 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने पिता से क्या ली, पुणे की जागीर प्राप्त कर ली। आप सोच सकते हो 12 साल की उम्र में अपने अभी वर्तमान के जो बच्चे हैं शायद
5th क्लास मतलब 6th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। और उस समय तो शिवाजी ने अपने पुणे के पिता से क्या ली, पुणे की जागीर ली और उसका साम्राज्य भी संभालने लग गए। 1646 ईस्वी में जब 19 वर्ष की आयु हो गई तो इन्होंने क्या किया कि मावले जो युवक हैं उनका एक दल बनाया और तोरण दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1646 में बीजापुर के जो सुल्तान है इनसे रायगढ़ और चाकन का किला भी क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और 1647 में बारामती, इंदरपुर, सिंघर और पुरंदर ये किले भी क्या कर लिया, इन पे छीन लिया जो बीजापुर के सुल्तान के अधिकार में हुआ करते थे। 1656 में शिवाजी ने फिर कोंकण में कल्याण और जावली का जो दुर्ग है वह भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1656 में ही अपनी राजधानी फिर कहां बनाई, रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली। इनके अलावा भी अन्य जो कार्य हैं शिवाजी के, उनके बारे में विशेष तौर से जब इस तरीके से शिवाजी एक एक किलो पे अपना अधिकार करते जा रहे हैं तो क्या होगा, बीजापुर के जो शासक हैं वो क्या हुआ कि शिवाजी की जो साम्राज्यवादी जो नीति है उससे नाराज हो गए और अपने सेनापति जो अफजल खां हैं उसको भेजते हैं कि तू जा और शिवाजी का क्या करके आ, दमन करके आ। लेकिन हुआ क्या, अफजल खां जाते हैं, शिवाजी को बुलाते हैं किस लिए, अपना समझौता करने के लिए। लेकिन अफजल खां के दिमाग में पहले से ही कुछ कूटनीति चल रही होती है। उनका प्लानिंग क्या था कि जब शिवाजी अपने यहाँ पे आएंगे तो अपन उनका काम तमाम कर देंगे। लेकिन शिवाजी जो है ये भी बहुत चतुर हैं, इसकी चालाकियां समझते हैं अफजल खां की, इसलिए वो भी क्या पहन के जाते हैं, अपने जो कपड़े पहन के जाते हैं उनके नीचे एक सुरक्षा के तौर पे एक जैकेट पहन के जाते हैं जिसपे किसी भी प्रकार का वार से वह बच सकते हैं। इसके अलावा हथियार के रूप में एक बगनखा होता है जो अपने अंगुलियों में पहना जाता है, वह साथ लेके जाते हैं। अब संधि वार्ता के दौरान क्या करते हैं, अफजल खां धोखा देते हैं कि उसको गले लगाते हैं। उनका प्रयास पहले से ही होता है कि गले लगाएंगे और पीछे से क्या करूंगा, वार कर दूंगा। लेकिन इस बात को ये पहले से ही शिवाजी जानते हैं कि ऐसा वो कर सकता है, इसलिए जब ये अपने हथियार का प्रयोग करते हैं अफजल खां तो उस समय शिवाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इतने में शिवाजी क्या करते हैं, जो बगनखा है उससे इसके पेट को यहां पे देख रहे होंगे फाड़ डालते हैं। इस तरीके से शिवाजी ने अपने जो अफजल खां था उसका काम तमाम कर दिया। आगे हम बात करें औरंगजेब वर्सेस शिवाजी। जब महाराष्ट्र में शिवाजी अपना शासन स्थापित कर रहे थे उसी दौरान दिल्ली में जो बादशाह हुआ करता था कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब और शिवाजी के संबंध कैसे रहे उनके बारे में यदि हम बात करें तो औरंगजेब ने शिवाजी को दमन करने के लिए शाहिस्ता खां को दक्कन का क्या नियुक्त किया, वायसराय नियुक्त किया। क्योंकि कोई भी शासक ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा शासक मेरे से अधिक शक्तिशाली बने। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। दिल्ली में शासक कौन है, औरंगजेब, और महाराष्ट्र में शासक कौन बने हुए हैं इस समय, शिवाजी, जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं। तो ये बात औरंगजेब को भी नहीं पसंद आएगी। तो औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खां को भेजता है। शाइस्ता खां वहां पे जाता है, उन पे आक्रमण करता है और पुणे का किला क्या करता है, वह जीत भी लेता है। लेकिन इतने में शिवाजी एक दिन रात के अंधेरे में क्या करते हैं, शाइस्ता खां पर के जो शिविर है उस पर आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण में क्या होता है, शाइस्ता खां को अपना एक पुत्र को गंवाना पड़ता है और दूसरा अपने ही एक हाथ की 3 अंगुलियां, इस समय जब रात्रि के समय जब उस पे आक्रमण हुआ उस समय इनकी 3 अंगुलियां भी कट जाती हैं, मतलब वो अपनी 3 अंगुलियां भी गंवा देते हैं। 1664 ईस्वी में फिर शिवाजी ने मुगलों का जो अधीन जो सूरत था उसको भी लूट लिया। अब ये सब क्या होगा, जब ऐसी तरीके की घटना होगी तो औरंगजेब क्या हो गया, और अधिक नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। तो उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को फिर से भेजा, कहां पे, शिवाजी का दमन करने के लिए। पहले तो किसको भेजा था, शाइस्ता खां को, इस बार किसको भेजा है, मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को। मिर्जा राजा जयसिंह बड़ी चतुराई से वहां पे काम में लेता है और मुगल सेना ने क्या किया, इनके नेतृत्व में शिवाजी के अनेक किलों पर अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी ने फिर जयसिंह के साथ में 1665 में पुरंदर की संधि कर ली। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक एक किलों पे मुगल सेना अपना अधिकार कर रही थी तो शिवाजी भी ये समझ गए कि अब मुगलों से पंगा करना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मेरे सारे किले एक एक करके मुगल जीत जाएंगे। इससे बढ़िया है कि हम आपस में संधि कर लें। और यहाँ पे मिर्जा राजा जो जयसिंह है इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, शिवाजी से संधि करने में। हालांकि ये शिवाजी
से क्या करता है, ये क्या करता है मिर्जा राजा जयसिंह, ये इसकी व्यक्तिगत कूटनीति कह सकते हैं कि वह उसको शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए क्या करते हैं, मना लेते हैं। अब पुरंदर की जो संधि हुई उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए उनके बारे में यदि हम बात करें तो शिवाजी ने अपने कुल जो 35 किले थे उनमें से मुगलों को कितने किले देने पड़े, 23 किले मुगलों को देने पड़े, और इसके पास कितने बचे, 12 किले शिवाजी के पास बचे। और इसके अलावा शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी, उनको भी मुगल दरबार में भेज दिया और 5000 का क्या मिल गया उनको, मनसबदार मिल गए, जो मतलब मनसबदारी जो प्रथा थी वो उस वह, तो इनको कितने की मनसब मिली, 5000 की मनसब मिली। आगे बात करें, अब क्या होता है कि ये तो प्रोसेस हो जाता है या इतनी जो शर्तें हैं इनका पालन हो जाता है। आगे बाद में क्या होता है कि जयसिंह क्या करता है, शिवाजी को ये कहता है कि आपको मुगलों के अधीन जितने भी प्रदेश हैं उनका क्या बना दिया जाएगा, सूबेदार बना दिया जाएगा। ये आश्वासन जयसिंह शिवाजी को देते हैं। इस बात पे शिवाजी 1666 ईस्वी में क्या करते हैं, शाही दरबार में आते हैं औरंगजेब से मिलने। लेकिन वहां पे क्या देखते हैं कि वहां पे उनको तृतीय श्रेणी के मनसबदार का सा व्यवहार किया जाता है। मतलब मनसबदार का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मनसबदारों की भी एक रैंक हुआ करती थी कि प्रथम श्रेणी के मनसबदार जो मनसबदार हैं वो सबसे आगे बैठेंगे, सेकंड श्रेणी के मनसबदार उससे पीछे बैठेंगे, और जो तृतीय श्रेणी के मनसबदार हैं वो उनसे पीछे। तो शिवाजी को क्या करते हैं, जानबूझ के यहाँ पे उनको नीचा दिखाने के लिए क्या करते हैं, तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार है उस पंक्ति में इनको बिठा दिया जाता है। इस बात से क्या होते हैं, शिवाजी नाराज हो जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं। जब इस बात का विरोध करते हैं तो शिवाजी को क्या करते हैं, औरंगजेब नजर बंद करवा देता है और वहां पे कैद में डाल देता है। लेकिन नवंबर 1966 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ एक गुप्त रूप से भाग निकलते हैं, मतलब वहां से चले जाते हैं और सुरक्षित वापस कहां पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। अगले ही वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। क्या हुआ, यहाँ पे जब शिवाजी वापस महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं उसके बाद में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में पत्राचार होता है। उसमें शिवाजी ये कहते हैं कि यदि औरंगजेब मेरे पुत्र को वापस मनसबदारी प्रथा देते हैं और उनको माफ कर देते हैं तो मैं ये समझौता वापस कर सकता हूं। और ये औरंगजेब इस बात को स्वीकार कर लेता है और फिर क्या करते हैं, वह शिवाजी को क्या देते हैं, राजा की उपाधि करते हैं। 2 वर्ष तक तो शिवाजी शांति बनाए रखे क्योंकि औरंगजेब अपना शासन चलाता रहा, शिवाजी अपने शासन चलाते रहे। 2 वर्ष तक तो शांति के बीत गए। लेकिन उसके बाद में 1670 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, मुगलों की अधीनता में जो जितने भी पुरंदर संधि के तहत जो किले गए थे उन सब पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और खानदेश के कुछ भूभागों में क्या किया, जो स्थानीय मुगल पदाधिकारी थे उनसे सुरक्षा का वचन दिया कि तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा और उसके बदले क्या चाहिए, मुझे चौथ वसूली चाहिए। आपके राज्य की जितनी भी आय है उसका 1/4 हिस्सा मुझे चाहिए और मैं आपकी जो सुरक्षा है उसकी गारंटी देता हूं। और इस बात को क्या किया, लिखित में समझौता कर लिया। 1670 में शिवाजी ने पूना को फिर से लूट लिया जो मुगलों के अधीन चला गया था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ का जो दुर्ग है महाराष्ट्र के में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी अवसर पर छत्रपति की उपाधि धारण की। इस तरीके से जो शिवाजी हैं इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और मराठा साम्राज्य की यदि विस्तार की हम बात करें तो मराठा साम्राज्य का जो विस्तार था शिवाजी के समय वो बेलगांव से तुंगभद्रा जो नदी है यहाँ तक था और पश्चिमी जो कर्नाटक है ये पूरा जो क्षेत्र है ये किसमें आता था, मराठा साम्राज्य में। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के जो समुद्री डाकुओं हैं उनके विरोध के बावजूद भी शिवाजी ने क्या किया, दक्षिण भारत में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और 1680 में क्या हो गई, शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस तरीके से शिवाजी ने यहाँ पे दक्षिण भारत में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में आपको ये दिखाई दे रहा है, इस प्रदेश में क्या किया, मराठा साम्राज्य स्थापित किया। अब ये शिवाजी के साथ में जो मराठा साम्राज्य स्थापित करने में एक और बहुत बड़ा रोल था वो किनका था, इनके बारे में यदि हम बात करें तो इनके बहुत ही निकटतम सहयोगी जिनका नाम है वीर तानाजी राव मालुसरे, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। शिवाजी के ये बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, सहयोगी थे। तो अब इनके बारे में यदि हम बात करें
इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे गांव में हुआ। इनके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अजय देवगन की एक फिल्म है तानाजी करके, वह तानाजी आप फिल्म देख सकते हैं। आपको लगेगा कि वास्तव में वीर तानाजी जो राव मालुसरे हैं बहुत ही वीर थे। शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे और छत्रपति महाराज के प्रमुख क्या थे, किलेदार थे। 1670 ईस्वी में सिंहगढ़, जिसका पहले क्या नाम था कोढ़ना किला, इसकी लड़ाई में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, इसीलिए इनको जाना जाता है। अब उसमें क्या हुआ था उसकी यदि हम चर्चा करें कि एक बार क्या हुई, जीजाबाई अपने प्रतापगढ़ के किले के अंदर बैठी हुई थी और वहां से जब खिड़की में बाहर की तरफ देख रही थी, उनको क्या नजर आ रहा था, जो कोढ़ना का किला है वो नजर आ रहा था और उस पर मुगल परचम फहरा रहा था। यह बात जीजाबाई के चुभ गई, तो उन्होंने अपने पुत्र जो शिवाजी हैं, जो उस समय कहाँ थे, रायगढ़ में, उनको बुलाती हैं। शिवाजी भी बगैर किसी पर्सन के वहां से तुरंत अपनी माता के पास पहुंचते हैं। माता से पूछते हैं कि हाँ बताइए माता जी क्या बात है। माता कहती है कि विंडो से सामने देखते हैं तो वो मुगल परचम हमें दिखाई देता है और वो किला हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए। शिवाजी अपनी माता को समझाते हैं कि मैंने बहुत बार वहां पे सैनिक अभियान किया, लेकिन वहां पे वो अजय किला है, एक तरह से जीत नहीं पा रहे उसको। तब वो कहते हैं, उसकी माता एक ही बात कहती है, नहीं मुझे ये किला चाहिए। कौन सा, कोढ़ना का किला। तो वो क्या करते हैं कि तानाजी जो मालुसरे हैं वो अपने पुत्र की शादी में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही उनको शिवाजी का संदेश मिलता है वो तुरंत वहां पे आ जाते हैं। किसके साथ, भाई सूर्या जी के साथ में, सैलार मामा के साथ में वहां पे पहुंचते हैं। उनको पता चलता है कि मुझे कोढ़ना किला पे अभियान करना है, तो 345 सैनिकों के साथ में उस पे आक्रमण के लिए जाते हैं, उसको जीतने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कोढ़ना का किला बहुत ही खतरनाक है। कोढ़ा क्यों, क्योंकि इसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है। इसके जो कोढ़ना किला, एक तो उदयभान राठौड़ के अंडर में है, दूसरा 5000 जो मुगल सैनिक है इसका क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तानाजी जो मालुसरे हैं अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं और वो उस क्षेत्र में से प्रवेश करते हैं जहां पर बहुत ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है और नीचे से इनको लगता है कि इनको उदयभान राठौड़ की इस तरफ से कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। उस तरीके से उधर से ये आक्रमण करते हैं, उस पे चढ़ते हैं किले पे, और क्या 5000 मुगल सैनिकों के साथ में युद्ध करते हैं। यहाँ पे जो तानाजी मालुसरे हैं ये विजयी होते हैं, और लेकिन तानाजी जो मालुसरे हैं वह स्वयं क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं और कोढ़ना किला लेकिन विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब बाकी जो सैनिक हैं वापस जाते हैं शिवाजी के पास में और बताते हैं कि कोढ़ना किला को हम जीत चुके हैं, तो शिवाजी क्या करते हैं, स्वयं द्वार की तरफ जाते हैं कि मैं स्वयं जो मेरे सबसे निकटतम जो सेनापति हैं या कहे प्रिय जो मित्र हैं, कौन, तानाजी मालुसरे, उनका वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। लेकिन इतने में उनको पता चलता है कि वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उस समय शिवाजी के जो मुख से मराठी भाषा में जो शब्द निकले वो थे गढ़ आला पण सिंगेला। इसका मतलब होता है गढ़ तो जीत लिया लेकिन सिंह नहीं रहा, कि जो सेनापति सिंह की तरह दहाड़ने वाला था वो नहीं रहा। और इस बात से वो जो शिवाजी हैं वो बहुत दिनों तक दुखी भी रहे। और फिर उन्होंने क्या किया, जो कोढ़ना किला जो इन्होंने जीता था इसी का नाम इन्हीं पे क्या कर दिया, सिंहगढ़ कर दिया। और इसी प्रकार से पुणे में जो वाकड़ेवाड़ी था उसका नाम भी परिवर्तित करके क्या कर दिया, नरवीर तानाजी वाड़ी कर दिया। इस तरीके से जो वीर तानाजी हैं उनकी महिमा है और महाराष्ट्र में इनको बहुत याद किया जाता है। इस तरीके से महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य है वो स्थापित होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।